दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा। चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सर, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिन पाते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे एक हाथ में 1, 2, 3, 4 और 5 उंगलियां हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ देते हैं। अब कौन बताएगा कि संख्याओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? सर, संख्याओं के ऐसे समूह को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। सही कहा मोहन। बच्चों, आप सब जानते ही होंगे कि कई बार हमें ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि ठंड के दिनों में कई जगहों पर तापमान को एक ऋणात्मक नेगेटिव संख्या से दर्शाते हैं, जैसे -2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, यदि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में जोड़ दें तो प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? सर, ऐसे संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। शाबाश राहुल, तुम्हें तो पिछली कक्षा का सब कुछ ध्यान है। बच्चों, आप भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां कि हम किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते थे। अब इस संख्या रेखा को देखिए। इसमें शून्य के दाईं ओर जाने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं और शून्य के बाईं ओर जाने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। जैसे कि हमें यहाँ ऋणात्मक 1/2 दिया गया है। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ना तो पूर्णांक है ना तो भिन्न है, क्योंकि भिन्न होने के लिए अंश और हर का धनात्मक होना जरूरी है। तो ये कैसी संख्या है? सर, यह एक परिमेय संख्या है। शाबाश मोहन। बच्चों, अब परिमेय संख्या की परिभाषा बताओ। सर, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की P और Q एक पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं होता। सर, Q शून्य के बराबर क्यों नहीं हो सकता? मोहन, यदि मैं तुमसे 8/2 का मान पूछूं तो तुम क्या करोगे? सर, मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो कि 2 से गुना करने पर मुझे 8 दे, और ऐसी संख्या है 4। शाबाश मोहन। अब 8/0 का मान ज्ञात करो। सर, यह तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिल रही जो कि 0 से गुना करने पर मुझे 8 दे। सही कहा मोहन। और ऐसी संख्या को हम अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड कहते हैं। सर, मैं समझ गया। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में समृद्ध गुणधर्म के बारे में पढ़ा ही है, तो बताइए कि समृद्ध गुणधर्म क्या होता है? जब कभी हम किसी समुच्चय यानी सेट के संख्याओं पर किसी संक्रिया का उपयोग करते हैं और प्राप्त फल भी उसी समुच्चय के अंदर आता है, तो हम उस समुच्चय को उस संक्रिया के लिए समृद्ध मानते हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इन पूर्णांकों का जोड़ करके देखिए। क्या इन्हें जोड़ने पर हमें पूर्णांक मिल रहे हैं? आप भी वीडियो को रोककर सोच सकते हैं। बच्चों, हम पूर्णांकों के समृद्ध गुणधर्म के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर, पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, क्योंकि 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर हर बार हमें पूर्णांक ही मिलेगा। शाबाश मोहन। क्या इसी तरह परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं? चलो इसकी जांच करते हैं। हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 1/4 और 2/3 को जोड़ने पर
हमें क्या मिलेगा? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, ये तो एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अब निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर देखो। बच्चों, आप देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही मिलती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध यानी कि क्लोज्ड हैं। बच्चों, इस सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं के जोड़ के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म की जांच भी की। अगली वीडियो में हम व्यवकलन तथा गुणन पर समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। क्या ऐसा व्यवकलन और गुणन में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, योग के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा कर चुके हैं। अब व्यवकलन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, 3 से 8 का व्यवकलन करो। सर, इसका उत्तर है -5। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। यहां पर 3 और 8 तो प्राकृत संख्याएं हैं, पर इनके व्यवकलन से प्राप्त उत्तर एक प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, आप इस सारणी को देखकर कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं को घटाने पर जरूरी नहीं कि एक प्राकृत संख्या मिले। सर, इसका मतलब कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। हाँ मोहन, क्या तुम इसी तरह पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, पूर्ण संख्याएं भी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। शाबाश मोहन, तुमने सही जवाब दिया। और बच्चों, आपको याद भी होगा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। सर, क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। चलो अब कोई 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 5/2 और 2/5। इनका व्यवकलन करके उत्तर बताओ। सर, इसका उत्तर है 21/10 और ये भी एक परिमेय संख्या ही है। बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। अब 4 और 2/3 को घटाकर देखते हैं। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या आपका भी उत्तर 10/3 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है? बच्चों, अब इन संख्याओं को घटाकर देखिए। क्या प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या ही है? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इन संख्याओं के व्यवकलन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। आप ऐसा अन्य परिमेय संख्याओं के लिए भी करके देख सकते हैं। बच्चों, अब गुणन के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करते हैं। अब हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 2/7 और 3/5 का गुणन करने पर क्या प्राप्त होगा? सर, हमें 6/35 प्राप्त होगा और यह भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों, क्या ऋण 1/3 और 2/5 का गुणन करने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी? हाँ सर, इस बार भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। बच्चों, इन संख्याओं का गुणन करके देखिए। आप भी इस सवाल को हल करिए।
बच्चों, इस बार भी इन संख्याओं के गुणन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्याएं जोड़ और व्यवकलन के साथ साथ गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है। बच्चों, अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के व्यवकलन और गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा की। अगली वीडियो में हम भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। क्या ऐसा भाग में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, आज हम भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। अब हम दो संख्याएं 15 और 20 का भाग करके देखते हैं। बताओ, क्या उत्तर आया? सर, इसका उत्तर आया 3/4। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। आप सब जानते हैं कि 15 और 20 एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है। पर 3/4 ना तो प्राकृत संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक है। बच्चों, इस सारणी को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? सर, इस सारणी को देखने पर यह पता चलता है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हैं। शाबाश राहुल, तुमने सही जवाब दिया। पर क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। हम किसी दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। जैसे कि 2/7 का 5/4 से भाग करने पर क्या मिलेगा? सर, हमें 8/35 प्राप्त होगा और ये एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अपनी कॉपी में इन सवालों को हल करो। आप सब भी इन सवालों को हल करिए। आशा करते हैं कि आपका उत्तर एक परिमेय संख्या आई होगी। बच्चों, इन उदाहरणों से आपको भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म के विषय में क्या पता चला? सर, जब भी दो परिमेय संख्याओं का भाग हुआ, हमें उत्तर में हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिली। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त हैं। नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ। बच्चों, अब बताओ कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की q 0 के बराबर नहीं हो। q कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 2। चलो किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग करके देखते हैं। जैसे कि 2/0। क्या तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी? 2/0 को हम 2/0 भी लिख सकते हैं, जो कि अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड होता है। सही जवाब मोहन। इससे क्या पता चला? सर, इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्याओं का भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिले। सर, तब तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हुई। हाँ बच्चों, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। पर यदि हम 0 को शामिल ना करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समवृत्त है। बच्चों, अब तक हमने सभी संक्रियों के लिए परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म को जाना और हमने देखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, पर भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसी के साथ ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।
दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमेय गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज कक्षा में क्या हो रहा है। बच्चों, राहुल किसी काम से दिल्ली से कानपुर गया और फिर कानपुर से प्रयागराज गया। दिल्ली से कानपुर की दूरी 495 किलोमीटर है और कानपुर से प्रयागराज की दूरी 205 किलोमीटर है। तो राहुल को दिल्ली से प्रयागराज जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? बच्चों, आपका उत्तर 700 किलोमीटर आया होगा। अब राहुल को जब वापस आना था तब वो प्रयागराज से कानपुर गया और फिर कानपुर से दिल्ली पहुंचा। तो बच्चों, अब उसने कितनी दूरी तय की? आपने सही सोचा, 700 किलोमीटर। बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में राहुल ने बराबर दूरी तय की। यहां इन संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रमों को बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आया। सर, यहाँ दो पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हर स्थिति में योगफल समान आया, क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव होता है। सही कहा सोहन। अब क्रम विनिमयता का अर्थ भी सबको बताओ। सर, विनिमय का अर्थ है अदला बदली और क्रम विनिमय का अर्थ है क्रमों की अदला बदली करना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनका योगफल नहीं बदलता है। हम किन्हीं भी दो पूर्णांक जैसे कि a और b को किसी भी क्रम में जोड़ें या गुना करें तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि पूर्णांकों का योग और गुणन क्रम विनिमय होता है। सही कहा सोहन। पिछली कक्षा में हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q एक शून्येतर संख्या है, जैसे कि 4 बटे 7, ऋण 10 बटे 49 इत्यादि। हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम हर की जगह 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी परिमेय संख्याएं ही हैं। चलिए अब परिमेय संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमयता पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हें क्रमागत तरीके से जोड़िए। ऐसी संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम भिन्नों को जोड़ा करते हैं, लघुत्तम समवर्त्य LCM की सहायता से। यहाँ पर हरों का लघुत्तम समवर्त्य है 12। इन्हें जोड़ने पर हमें उत्तर 11 बटे 12 मिलेगा। अब एक बार इनका क्रम बदलकर जोड़िए। हम देखेंगे कि दोनों ही बार उत्तर 11 बटे 12 आएगा। बच्चों, अब आप स्क्रीन पर दिए गए संख्याओं को इस क्रम में जोड़िए। ध्यान रहे, यहाँ पहले सवाल में जो 5 है उसे आप 5 बटे 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और इनके उत्तर लिख लीजिए, जो इस प्रकार होंगे। अब आप इन संख्याओं के क्रम बदलिए और इन्हें जोड़िए। सर, क्रम बदलने पर भी हमारा उत्तर वही आया। बच्चों, आप सब देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के जोड़ में क्रमों को बदलने से हमारे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। इसीलिए हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं जैसे a और b को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। बच्चों, पर क्या परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी क्रम विनिमेय है? सबसे पहले दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 3 बटे 4 और ऋण 5 बटे 6। अब एक बार ऋण 5 बटे 6 को 3 बटे 4 से घटाइए, जिसे हम इस प्रकार से करेंगे।
और एक बार क्रमों को बदलते हुए 3/4 को ऋण 5/6 से घटाइए और उत्तर बताइए। सर, दोनों ही बार अलग उत्तर आया। सही कहा मोहन। अब आप दिए गए कुछ और परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करिए। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और अपना उत्तर लिख लीजिए। अब हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलकर हल कीजिए। दिए गए हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर अलग आया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि व्यवकलन में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर बदल जाता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a घटा b घटा a के बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और संक्रिया गुणन पर चर्चा करते हैं। क्या परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है? चलो देखते हैं। इसके लिए हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणन करिए। उत्तर आया 35/12। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलते हैं। सर, अभी भी हमारा उत्तर 35/12 ही आया। अब आप सब इन सवालों को हल करिए। इन सवालों को हल करने के बाद आपका उत्तर इस प्रकार से आया होगा। अब इन संख्याओं के क्रम बदलकर गुना करिए। सर, संख्याओं की अदला बदली से हमारा उत्तर नहीं बदला। सही कहा मोहन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है। व्यापक रूप से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a गुणा b बराबर b गुणा a होता है। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं के भाग के लिए क्रम विनिमेयता की जांच करते हैं। अब दी गई दो परिमेय संख्याओं को ध्यान से देखिए और इन्हें इस क्रम में विभाजित करिए। ध्यान रहे 2 की घात 2 बराबर 4 होता है। अब इन संख्याओं के क्रम को बदलकर विभाजन करिए। इससे आपको क्या पता चला? सर, यहाँ पर तो दोनों ही बार उत्तर एक ही आया। बच्चों, क्या इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का विभाजन क्रम विनिमेय है? चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अब इन परिमेय संख्याओं को देखिए और इसी क्रम में भाग करके उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलिए और कॉपी में उत्तर लिखते हुए इनकी तुलना करिए। सर, इस सवाल के लिए क्रमों को बदलने पर हमारा उत्तर अलग आया। जब हम 0 को 5 से विभाजित करते हैं तो उत्तर 0 आता है, लेकिन 5 को 0 से विभाजित करने पर उत्तर 5/0 मिल रहा है। 5 को 0 से विभाजित करने पर हमें अपरिभाषित उत्तर मिलता है। यहाँ हमने उदाहरण की सहायता से ये जाना कि जब संख्याएं बराबर हो तो भाग करते समय क्रमों के बदलने से हमें उत्तर एक ही मिलता है, लेकिन सामान्यतः भाग करते वक्त यदि हम क्रमों को बदल दे तो हमारा उत्तर बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमेय नहीं है। तो दोस्तों, इस सत्र में हमने सीखा परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय होता है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं होता है। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।
पिछली वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं है। आइए देखते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आप सब भी इस सवाल को हल करिए। सर, हम परिमेय संख्याओं का गुणन किसी भी क्रम में कर सकते हैं, इसलिए पहला विकल्प सत्य है। एकदम सही। दूसरे विकल्प के बारे में आपको क्या लगता है? सर, दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, बाईं ओर उत्तर आया 1/4 और दाईं ओर उत्तर आया ऋण 1/4। पर सर, तीसरा विकल्प सही है। बाईं ओर उत्तर आया 29/20 और दाईं ओर भी उत्तर आया 29/20, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमेय है। और चौथा वाला विकल्प गलत है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बाईं ओर उत्तर 5/6 आ रहा है और दाईं ओर उत्तर 6/5 आ रहा है। ये बराबर नहीं है, यह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सही जवाब सोहन। पर आखिरी वाले विकल्प के बारे में आप क्या सोचते हो? सर, अगर हम इसके बाएं पक्ष यानी LHS पर गौर करें तो हम वर्गमूल 9 को 3 के बराबर और वर्गमूल 25 को 5 के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह हम वर्गमूल 9/25 को 3/5 के बराबर लिख सकते हैं। अब हम बाईं ओर को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जो 3/5 गुना 7/4 के बराबर है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है, इसलिए हम 3/5 गुना 7/4 को 7/4 गुना 3/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम देख सकते हैं कि ये हमारे विकल्प में दिए दाईं ओर के पक्ष यानी RHS के बराबर है, यानी हमारा आखिरी विकल्प सही है। बच्चों, अब इस रिक्त स्थान को भरिए। आप सब भी इस सवाल को हल करिए। सर, इस सवाल का उत्तर है 11/9। कैसे मोहन? सर, इस सवाल में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि वर्गमूल 4/3 से गुना होने पर 11/9 और 2/3 के गुणनफल के बराबर उत्तर दे। वर्गमूल 4 बराबर 2 होता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दिए गए प्रश्न को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे हल करिए। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय होता है, इसलिए अगर हम यहाँ रिक्त स्थान पर 11/9 लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी हमारा उत्तर 11/9 है। बच्चों, इस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमयता से संबंधित उदाहरण देखे। इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद। हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं का साहचर्य गुण। साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संक्रियाओं में कोष्ठकों के प्रयोग से संबंधित है। साहचर्य का अर्थ है साथ रहना। यहाँ हम इसका अर्थ लेंगे संख्याओं को साथ रखना यानी उनके समूह बनाना। यह हम कोष्ठकों के प्रयोग से करते हैं। संख्याओं पर उचित प्रकार से संक्रियाएं करने के लिए हमें कोष्ठकों के प्रयोग के बारे में जानना यानी कि
साहचर्य गुण को समझना आवश्यक है। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि पूर्णांकों यानी इंटीजर्स पर योग की संक्रिया करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कि कोष्ठकों के प्रयोग से किन्हीं भी दो संख्याओं को साथ रखा जा सकता है। हमें प्रत्येक स्थिति में परिणाम बराबर प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। योग की तरह पूर्णांकों के लिए गुणन भी साहचर्य है, लेकिन पूर्णांकों के लिए व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हम परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण की बात करेंगे। चलिए पहले परिमेय संख्याओं के योग यानी एडिशन की बात करें। मान लीजिए 3 बोतलों में पानी की मात्रा क्रमशः 1/6 लीटर, 2/5 लीटर और 2/3 लीटर है। यदि हमें पानी की कुल मात्रा ज्ञात करनी हो तो हमें इनका योग करना होगा, यानी कि हमें 1/6 धन 2/5 धन 2/3 का परिणाम पता करना होगा। इसे सरल करने के लिए हम इस प्रकार समूह बना सकते हैं या इस प्रकार समूह बना सकते हैं। यदि पहले हम 1/6 और 2/5 का समूह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 17/30। इसमें तीसरी संख्या 2/3 को मिलाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37/30। यदि हम 2/5 और 2/3 का समूह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 16/15। इसके साथ 1/6 जोड़ने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37/30। यहाँ दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि सभी बोतलों में पानी की कुल मात्रा 37/30 लीटर है। चूंकि दोनों स्थितियों में परिणाम समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। व्यापक रूप में परिमेय संख्याएं a, b, c के लिए कोष्ठक में a धन b धन c बराबर a धन कोष्ठक में b धन c है। क्या परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी साहचर्य है? चलिए पता करते हैं। मान लीजिए अदिति के पास 4/5 चॉकलेट है। उसमें से वह 2/5 भाग अंकित को और 3/10 भाग सुमन को देती है। तो बताइए उसके पास कितनी चॉकलेट शेष होगी? दी स्थिति को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। चलिए अलग अलग प्रकार से समूह बनाकर इसे हल करें। यदि हम 4/5 और 2/5 का समूह बनाते हैं तो 4/5 ऋण 2/5 का परिणाम हमें 2/5 प्राप्त होगा। यदि इसमें से 3/10 घटाए जाए तो परिणाम 1/10 प्राप्त होगा। वीडियो रोककर अब आप पता कीजिए कि यदि 2/5 और 3/10 का समूह बनाकर इसे हल किया जाए तो परिणाम क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। इसे हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। हमें परिणाम प्राप्त होगा 7/10। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम समान नहीं है, इसलिए किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c का व्यवकलन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। इनका व्यवकलन दिए क्रम में ही करना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। यहाँ पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अदिति के पास 1/10 चॉकलेट शेष है। वीडियो रोककर अब आप किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं का अलग अलग प्रकार से समूह बनाकर गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्या परिणाम बराबर है? तो क्या परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है? बिल्कुल सही। परिमेय संख्याओं
A, B, C का गुणन किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है। परिणाम हमेशा बराबर प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है। इसी तरह चलिए पता करें कि परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन यानी डिवीजन साहचर्य है या नहीं। यदि हम 6/7 विभाजित 4/3 विभाजित 1/12 को इस प्रकार सरल करेंगे तो परिणाम 54/7 प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम इसे इस प्रकार सरल करेंगे तो हमें परिणाम 3/56 प्राप्त होगा। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इसलिए परिमेय संख्याओं A, B, C का विभाजन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। इसे दिए गए क्रम में ही करना आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। इस तरह से यहाँ पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है। अब आप जान गए होंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं का साहचर्य गुण। अगले वीडियो में कुछ मजेदार उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। मनीष ने एक रस्सी को 4 टुकड़ों में काटा। काटे गए टुकड़ों की लंबाई इस प्रकार थी। रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। रस्सी के 4 टुकड़ों की लंबाई है 7/9 मीटर, 5/12 मीटर, 11/12 मीटर और 5/3 मीटर। इसलिए रस्सी की कुल लंबाई इन चारों टुकड़ों का योग होगी। रस्सी की कुल लंबाई बराबर 7/9 मीटर धन 5/12 मीटर धन 11/12 मीटर धन 5/3 मीटर। यहाँ हम देखते हैं कि 5/12 और 11/12 का हर यानी डिनोमिनेटर समान है, इसलिए इनका योग करना आसान है। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम 5/12 और 11/12 को कोष्ठक में लेकर इस कोष्ठक को पहले सरल कर सकते हैं। इससे हमें कोष्ठक का परिणाम प्राप्त होगा 16/12, जिसे हम 4/3 लिख सकते हैं। अब हम 4/3 और 5/3 को कोष्ठक में लेंगे। हल करने पर परिणाम आएगा 9/3 यानी कि 3। अब 3 धन 7/9 बराबर 3 और 7/9 है, यानी कि 34/9 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रस्सी की कुल लंबाई 3 और 7/9 मीटर है। अगला उदाहरण, राहुल ने अपने पास स्थित 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट का 2/3 भाग अमित को दिया। अमित ने उसे प्राप्त चॉकलेट का 3/4 भाग नीता को दिया। ज्ञात कीजिए नीता को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई। राहुल के पास 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट है, यानी कि 11/7 चॉकलेट है। अमित को इस चॉकलेट का 2/3 भाग प्राप्त हो रहा है, यानी कि अमित को 2/3 गुणा 11/7 चॉकलेट प्राप्त हो रही है। नीता को इसका 3/4 भाग प्राप्त हो रहा है, इसलिए नीता को प्राप्त चॉकलेट है 3/4 गुणा कोष्ठक में 2/3 गुणा 11/7। चलिए इसे हल करें। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है, इसलिए हम यहाँ इस प्रकार समूह बना सकते हैं।
कोष्ठक सरल करने पर हमें परिमेय संख्या 1/2 प्राप्त होगी। अब हम 1/2 और 11/7 का गुणन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 11/14। इस तरह से नीता को कुल चॉकलेट का 11/14 भाग प्राप्त हुआ है। अगला उदाहरण, सुनीता और मनीषा 68 विभाजित 17/25 विभाजित 17/25 को हल कर रहे थे। दोनों ने दर्शाए प्रकार से इसे सरल किया, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग आया। क्या आप बता सकते हैं किसका उत्तर सही है और क्यों? परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है, यानी कि विभाजन की संक्रिया में किसी भी प्रकार समूह नहीं बनाए जा सकते। यहाँ मनीषा ने गलत प्रकार से समूह बनाया है, जिससे उसे गलत जवाब प्राप्त हुआ है। परिमेय संख्याओं का विभाजन दिए गए क्रम से ही किया जाना आवश्यक है। सुनीता यह बात अवश्य जानती होगी, इसलिए उसे सही परिणाम प्राप्त हुआ है। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। तत्समक यानी आइडेंटिटी का अर्थ है पहचान। अक्सर गणित में संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाओं से इनकी पहचान बदलती है। जैसे 5 में 2 जोड़ने से 5 की पहचान बदलकर 7 हो जाती है। इसी तरह परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर 5/3 में 2/3 जोड़ने पर इसकी पहचान बदलकर 7/3 हो जाती है। कुछ विशेष स्थितियों के लिए संख्याओं की पहचान नहीं बदलती। जैसे सभी परिमेय संख्याओं में 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का योग किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है, यानी कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती। हम कहते हैं कि 0 परिमेय संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप में परिमेय संख्या p/q के लिए p/q धन 0 बराबर 0 धन p/q बराबर p/q है। उदाहरण के लिए 2/3 धन 0 या 0 धन 2/3 का परिणाम 2/3 ही आता है। ऋण 15/4 धन 0 या 0 धन ऋण 15/4 का परिणाम ऋण 15/4 ही आता है। इसी तरह सभी परिमेय संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है, यानी कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती। हम कहते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप में परिमेय संख्या p/q के लिए p/q गुणा 1 बराबर 1 गुणा p/q बराबर p/q है। उदाहरण के लिए 2/3 गुणा 1 या 1 गुणा 2/3 का परिणाम 2/3 ही आता है। ऋण 15/4 गुणा 1 या 1 गुणा ऋण 15/4 का परिणाम ऋण 15/4 ही आता है। प्रतिलोम यानी इनवर्स का अर्थ विपरीत या उल्टा होता है। चलिए गणित में इसका महत्व समझे। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 3/7। यदि हम इसमें परिमेय संख्या ऋण 3/7 को जोड़ेंगे तो हमें परिणाम 0 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 3/7 और ऋण 3/7 जोड़े जाने पर एक दूसरे के मान को 0 करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के ऋणात्मक यानी निगेटिव या योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स है।
व्यापक रूप में यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर परिणाम 0 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे यहाँ परिमेय संख्या ऋण p/q परिमेय संख्या p/q का योज्य प्रतिलोम है। इसी तरह परिमेय संख्या p/q परिमेय संख्या ऋण p/q का योज्य प्रतिलोम है। परिमेय संख्या का ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम उसे ऋण 1 से गुणा कर यानी उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जाता है। अब मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 10/11। क्या आप ऐसी परिमेय संख्या बता सकते हैं जिसका इस संख्या से गुणन करने पर परिणाम 1 आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, ऐसी संख्या होगी 11/10। यदि एक परिमेय संख्या a/b का गुणन दूसरी परिमेय संख्या c/d से करने पर यदि गुणनफल 1 आता है तो हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं a/b और c/d एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। किसी शून्येतर परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसके अंश और हर को परस्पर बदलकर प्राप्त किया जाता है। तो अब आपको योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के उदाहरण। ऋण 6/7 के योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स और गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स का योग करने पर परिणाम 0 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऋण 6/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, चूंकि ऋण 6/7 धन 6/7 बराबर 0 है, इसलिए ऋण 6/7 का योज्य प्रतिलोम 6/7 है। इसी तरह यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर परिणाम 1 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। चूंकि ऋण 6/7 गुणा ऋण 7/6 बराबर 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 7/6 है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने ऋण चिन्ह यानी निगेटिव साइन का स्थान क्यों नहीं बदला? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि ऋण 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/6 है, लेकिन इसके अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर दोनों को हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा और हमें प्राप्त होगा ऋण 7/6। ध्यान रहे, साधारणतः हम ऋण चिन्ह अंश के साथ दर्शाते हैं। अब हम ऋण 6/7 के योज्य प्रतिलोम 6/7 और गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 7/6 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यह होगा 6/7 गुणा ऋण 7/6 बराबर ऋण 1। इसलिए ऋण 1 दिए सवाल का जवाब है। अगला उदाहरण, परिमेय संख्या 3/10 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ने पर परिणाम 3/10 प्राप्त होगा? हम जानते हैं कि केवल 0 ही ऐसी परिमेय संख्या है
जिसे किसी भी संख्या से योग करने पर परिमेय संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब यदि हम 3/10 में शून्य जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या 3/10 में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि वांछित परिमेय संख्या शून्य है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पहले हम गुणन की संक्रिया को हल करेंगे। 7/8 गुणा 2/3 को सरल करके हमें 7/12 प्राप्त होगा। अब हम योग के क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से संख्याओं का क्रम बदलेंगे और साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से इनके इस प्रकार समूह बनाएंगे। इस कोष्ठक में हम देख सकते हैं कि 3/4 और ऋण 3/4 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, इसलिए इनका योग शून्य आएगा। इसी तरह इस कोष्ठक का भी योग शून्य ही आएगा। 4/9 धन 0 धन 0। चूंकि शून्य एक योज्य तत्समक है, इसलिए योग में 4/9 के साथ शून्य का योग किया जाने पर परिणाम 4/9 ही आएगा। इसलिए यहाँ परिणाम होगा 4/9। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर p/q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुछ बच्चों को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की समझ में भ्रम होता है। वे सोचते हैं कि आईने में दिखाई देने वाली प्रतिमा के जैसे परिमेय संख्या p/q का योज्य तत्समक ऋण p/q है, इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के साथ शून्य जोड़ा जाए तो उस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता, यानी उसकी पहचान नहीं बदलती। इसी तरह किसी परिमेय संख्या a/b के साथ यदि कोई दूसरी परिमेय संख्या c/d जोड़ी जाए जिससे परिणाम शून्य प्राप्त हो, तो a/b और c/d एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यहाँ p/q में ऋण p/q जोड़ने पर परिणाम शून्य प्राप्त होता है, इसलिए p/q के लिए ऋण p/q एक योज्य प्रतिलोम है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण से ज्ञात होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? कुछ बच्चे गुणात्मक तत्समक की अवधारणा को एक व्याख्या के रूप में याद कर लेते हैं, वे इसका अर्थ नहीं समझ पाते। पहले ऑप्शन को देखकर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ गुणन की संक्रिया की गई है और परिणाम 1 प्राप्त हुआ है, इसलिए यह उदाहरण गुणात्मक तत्समक का उदाहरण है। इस कारण वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। ध्यान रहे, यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन 1 से किया जाए तो परिणाम वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि उस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी परिमेय संख्या के तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित मिथ्या धारणाएं।
आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पिछली कक्षा में हमने एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बनाकर इस पर पूर्णांकों को निरूपित किया। इस संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स को दर्शाया जाता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच की दूरी इकाई दूरी कहलाती है। चलिए शून्य से एक के बीच की इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएं। इस तरह से इनमें से प्रत्येक भाग इकाई दूरी का 1/10 भाग होगा। यदि हम शून्य से शुरुआत करें तो एक भाग लेकर संख्या रेखा पर संख्या 1/10 दर्शाई जा सकती है। इसी तरह 2 भाग लेने पर 2/10, 3 भाग लेने पर 3/10 इत्यादि भाग दर्शा सकते हैं। इसी तरह 10 में से 10 भाग लेकर एक संपूर्ण यानी 1 दर्शा सकते हैं। अभी अभी हमने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को अंकित किया है। चलिए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण विस्तार से समझें। मान लीजिए हमें परिमेय संख्या ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। वीडियो रोककर पहले आप इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ परिमेय संख्या ऋण 5/6 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर एक संख्या से छोटी संख्या को उसके बाईं तरफ और बड़ी संख्या को उसके दाईं तरफ दर्शाया जाता है। चूंकि सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का मान 0 से कम है, इसलिए इनका स्थान 0 के बाईं ओर है। इसलिए ऋण 5/6 का स्थान भी 0 के बाईं ओर होगा। चलिए ऋण चिन्ह को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें। अब हम देखते हैं कि 5/6 में अंश 5 हर 6 से छोटा है। इससे यह ज्ञात होता है कि 5/6 यह संख्या 1 से यानी कि इकाई से छोटी है। इससे हमें यह पता चलता है कि ऋण 5/6 का स्थान 0 और ऋण 1 के बीच है। ऋण 5/6 का सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से ऋण 1 के बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इस तरह इन 6 भागों में से किन्हीं भी 2 क्रमागत भागों के बीच दूरी होगी 1/6। परिमेय संख्या ऋण 5/6 का अंश हमें बताता है कि हमें 0 के बाईं ओर 1/6 दूरी के 5 भाग लेने होंगे। इससे हमें ऋण 5/6 का सटीक स्थान प्राप्त होगा। अब क्या आप 15/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। 15/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए यह 0 के दाईं ओर है। हम 15/4 को 3 और 3/4 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4 के बीच की इकाई दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अब हम 3 पूर्ण और 1/4 दूरी के 3 भाग लेकर संख्या 3 और 3/4 यानी 15/4 दर्शाएंगे। अब आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित अवश्य कर पाएंगे। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण।
नीचे दर्शाई संख्या रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच समान दूरी है। ज्ञात कीजिए बिंदु P और Q कौन सी परिमेय संख्या को अंकित करते हैं। दर्शाई गई संख्या रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच बराबर दूरी है। यह दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसी संख्या से उसके बाईं ओर की संख्या को घटाएंगे। जैसे यहाँ 0 ऋण कोष्ठक में ऋण 1/7 बराबर 1/7 है, यानी कि 0 और ऋण 1/7 के बीच की दूरी 1/7 इकाई है। इससे हमें यह पता चलता है कि संख्या रेखा पर यदि हम 0 की बाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं 1/7 से कम हो रही है। यहाँ ऋण 6/7 के बाईं ओर 1/7 दूरी चलने पर हमें बिंदु P प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह बिंदु ऋण 6/7 ऋण 1/7 बराबर ऋण 7/7 को निरूपित करेगा, यानी कि संख्या ऋण 1 को निरूपित करेगा। इसी तरह अब आप बिंदु Q कौन सी परिमेय संख्या को निरूपित करता है, स्वयं ज्ञात कीजिए। अगला उदाहरण, संख्या रेखा पर 35/8 को निरूपित कीजिए। यदि परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक हो तो पहले हम इसे धनात्मक करते हैं। इसके लिए हम अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करते हैं ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो। इससे हमें परिमेय संख्या ऋण 35/8 प्राप्त होगी। ऋण 35/8 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान 0 के बाईं ओर है। हम ऋण 35/8 को ऋण 4 और 3/8 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दी गई परिमेय संख्या का स्थान ऋण 4 और ऋण 5 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम ऋण 4 और ऋण 5 के बीच की इकाई दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इनमें से 3 भाग लेकर संख्या ऋण 4 और 3/8 यानी ऋण 35/8 दर्शाएंगे। अगला उदाहरण, बिंदु PQRS में से प्रत्येक बिंदु 3/2, ऋण 4/5, 10/3 और ऋण 7/4 में से एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है, लेकिन दिए गए क्रम से नहीं। बिंदु Q न तो सबसे दाईं ओर है न ही सबसे बाईं ओर। बिंदु R बिंदु Q के निकटतम दाएं स्थान पर है। बिंदु P बिंदु R के दाईं ओर है। प्रत्येक बिंदु द्वारा निरूपित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और इन्हें संख्या रेखा पर व्यवस्थित कीजिए। वीडियो रोककर आप इस पहेली को सुलझाने का स्वयं प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले दी गई सूचनाओं से बिंदु PQRS को सही क्रम से व्यवस्थित करें। पहली सूचना हमें बताती है कि बिंदु Q न तो सबसे दाईं ओर है न ही सबसे बाईं ओर, यानी कि अवश्य यह बीच के किसी स्थान पर होगा। हम कह सकते हैं कि बिंदु Q या तो इस स्थान पर होगा या इस स्थान पर। चलिए इन दो संभावनाओं को इस प्रकार दर्शाएं। दूसरी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि बिंदु R बिंदु Q के निकटतम दाएं स्थान पर है। इस तरह से हम बिंदु R इस स्थान पर या इस स्थान पर दर्शा सकते हैं। तीसरी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि बिंदु P बिंदु R के दाईं ओर है। इस स्थिति में बिंदु R के दाईं ओर बिंदु P को रखा जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में ऐसा करना संभव नहीं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था गलत है। अब हम शेष बिंदु S को रिक्त स्थान पर रखेंगे। इससे हमें बिंदुओं का क्रम प्राप्त होगा SQRP। इसी तरह अब हम दी गई परिमेय संख्याओं को भी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम संख्या रेखा पर दी गई परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। 3/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसे हम 1 और 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका स्थान 1 और 2 के बीच में है।
सही स्थान ज्ञात करने के लिए हम 1 से 2 के बीच की दूरी को हर जितने भागों में यानी 2 भागों में विभाजित करेंगे। चूंकि अंश 1 है, इसलिए इन 2 भागों में से एक भाग लेकर हम संख्या 1 और 1/2 या 3/2 निरूपित करेंगे। इसी तरह हम ऋण 4/5, 10/3 और ऋण 7/4 को निरूपित करेंगे। परिमेय संख्याओं के क्रम और दिए गए बिंदुओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए अब हम कह सकते हैं कि बिंदु S परिमेय संख्या ऋण 7/4 को, बिंदु Q परिमेय संख्या ऋण 4/5 को, बिंदु R परिमेय संख्या 3/2 को तथा बिंदु P परिमेय संख्या 10/3 को निरूपित करते हैं। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। सीखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। चलिए एक खेल खेलें। इस खेल में हम 3 वर्ग लेंगे। पहले और तीसरे वर्ग में सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है, जबकि बीच वाले वर्ग में अनेक संख्याएं लिखी जा सकती है। इस खेल का नियम यह है कि बीच में दर्शाए गए वर्ग में सिर्फ ऐसी संख्याएं लिखी जा सकती है जिसका मान पहले वर्ग में लिखी संख्या से अधिक लेकिन तीसरे वर्ग में लिखी गई संख्या से कम हो, यानी कि दूसरे वर्ग की संख्या का मान पहले और तीसरे वर्ग में लिखी संख्याओं के मान के बीच में हो। तो चलिए खेल की शुरुआत करें। यदि पहले और तीसरे वर्ग में प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स 37 और 41 हो, तो बीच वाले वर्ग में कौन सी प्राकृत संख्याएं लिखी जा सकती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इस वर्ग में हम 38, 39 और 40 इत्यादि प्राकृत संख्याएं लिख सकते हैं। इनके अलावा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते। इसी तरह किन्हीं भी 2 प्राकृत संख्याओं के बीच निश्चित प्राकृत संख्याएं होती है। अब मान लीजिए पहले और तीसरे वर्ग में हमने पूर्णांक यानी इंटीजर्स ऋण 3 और 3 लिखे, तो बताइए बीच वाले वर्ग में कौन से पूर्णांक लिखे जा सकते हैं? सोचिए सोचिए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसमें हम ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 पूर्णांक लिख सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी पूर्णांक नहीं लिख सकते। इस तरह से किन्हीं भी 2 पूर्णांकों के बीच निश्चित पूर्णांक होते हैं। अब क्या आप बता पाएंगे कि यदि हमें बीच वाले वर्ग में ऋण 3 और 3 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स लिखनी होती तो वे कौन सी होगी? चलिए हम बताते हैं। हम ऋण 3 को ऋण 30/10 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 को 30/10 लिख सकते हैं। इस तरह से अब ऋण 3 और 3 के बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। इसी तरह हम ऋण 3 को ऋण 300/100 और 3 को 300/100 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इन्हें देखकर अब हम कह सकते हैं कि इनके बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हम ऋण 3 को ऋण 3000/1000 और 3 को 3000/1000 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इनके बीच अब हम इत्यादि परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। जरा सोचिए, क्या हम परिमेय संख्या 7/2 को ऋण 3 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि A, B, C 3 परिमेय संख्याएं जहां A C से कम है, तब B इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या केवल उस स्थिति में कहलाएगी जब
B A से बड़ी लेकिन C से छोटी हो। यहाँ 7/2 बराबर 3 और 1/2 है, जो कि ऋण 3 और 3 दोनों से बड़ी संख्या है। इसलिए हम इसे ऋण 3 और 3 के बीच की संख्या नहीं कह सकते। इसी तरह संख्याओं के मानों की तुलना करके आप यह पता कर सकते हैं कि कोई संख्या दी गई संख्याओं के बीच में आती है या नहीं। यह तुलना संख्या रेखा पर भी की जा सकती है। चलिए अब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की कुछ दिलचस्प विधियां सीखें। मान लीजिए हमें 2/9 और 6/7 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान करेंगे। चूंकि 2/9 के हर 9 और 6/7 के हर 7 का लघुत्तम समापवर्तीय यानी LCM 63 है, इसलिए हम प्रत्येक परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को उपयुक्त संख्या से गुणा करके दोनों परिमेय संख्याओं का हर 63 करेंगे। इससे हमें 2/9 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 14/63 और 6/7 की तुल्य परिमेय संख्या 54/63 प्राप्त होगी। अब इनके बीच 15/63, 16/63 से 52/63, 53/63 इत्यादि परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अब चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की एक और दिलचस्प विधि सीखें। इसे हम 2/9 और 6/7 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हुए समझेंगे। पहले हम इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच की दूरी को 9 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 2 भाग लेकर हम संख्या 2/9 दर्शा सकते हैं। इसी तरह हम 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 6 भाग लेकर संख्या 6/7 दर्शा सकते हैं। अब हम 2/9 और 6/7 का माध्य यानी मीन ज्ञात करेंगे। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b का माध्य a-b/2 होता है। इस तरह से हम दोनों परिमेय संख्याओं के योग को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें 2/9 और 6/7 का माध्य 34/63 प्राप्त होगा। यह 2/9 और 6/7 के बीच की परिमेय संख्या है। इसी तरह क्या आप 2/9 और 34/63 का माध्य ज्ञात कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह हम इस प्रकार करेंगे। इससे 2/9 और 34/63 के बीच की परिमेय संख्या 24/63 प्राप्त होगी। इस तरह हम 2/9 और 6/7 के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के उदाहरण। अध्यापक ने अर्णव को 7/4 और 9/4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा। अर्णव ने उत्तर दिया 2, 15/8 और 19/8। क्या उसका दिया हुआ उत्तर सही है? अर्णव ने दिया हुआ उत्तर सही है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा कि ये सभी संख्याएं 7/4 और 9/4 के बीच में आती है या नहीं। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि A, B, C परिमेय संख्याएं जहां A C से कम है, तब B इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या केवल उस स्थिति में कहलाएगी जब B A से बड़ी लेकिन C से छोटी हो। यहाँ 7/4 9/4 से छोटी संख्या है। इस तरह से हमें यहाँ देखना होगा कि 2
15/8 और 19/8 इनमें से प्रत्येक संख्या 7/4 से बड़ी लेकिन 9/4 से छोटी है या नहीं। हम 2 को 8/4 लिख सकते हैं। इस तरह से हमें ज्ञात होता है कि 7/4 8/4 से छोटी और 8/4 9/4 से छोटी, यानी कि 2 7/4 और 9/4 के बीच की परिमेय संख्या है। क्या 15/8 भी इन दोनों परिमेय संख्याओं की बीच की परिमेय संख्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यदि हम 7/4 को 14/8 और 9/4 को 18/8 लिखें तो हमें ज्ञात होता है कि 14/8 15/8 से छोटी और 15/8 18/8 से छोटी है, इसलिए 15/8 भी 7/4 और 9/4 के बीच की परिमेय संख्या है। यदि हम 19/8 की बात करें तो यह 14/8 और 18/8 दोनों से बड़ी है, इसलिए यह परिमेय संख्या 7/4 और 9/4 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ अर्णव का उत्तर गलत है। 7/4 और 9/4 के बीच की कुछ परिमेय संख्याएं हैं 17/8, 22/12, 23/12। अगला उदाहरण, ऋण 4/11 और 2/3 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसे प्रत्येक विधि का पुनः अवलोकन करते हुए हल करें। हम ऋण 4/11 और 2/3 का हर समान करेंगे। इसके लिए हम ऋण 4/11 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे, जिससे इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 12/33। इसी तरह 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी 22/33। अब हम कह सकते हैं कि ऋण 4/11 यानी ऋण 12/33 और 2/3 यानी 22/33 के बीच परिमेय संख्याएं हैं ऋण 11/33, ऋण 10/33, ऋण 9/33, ऋण 8/33 इत्यादि, 19/33, 20/33, 21/33। इनमें से कोई भी 10 परिमेय संख्याएं लेकर दिए सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अगला उदाहरण, माध्य यानी मीन ज्ञात करते हुए परिमेय संख्याओं 5/12 और 7/18 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं a और b का माध्य a/b/2 होता है। इस तरह से 5/12 और 7/18 का माध्य है 5/12 धन 7/18 विभाजित 2 बराबर 29/72। इसी तरह वीडियो रोककर आप 5/12 और 29/72 का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको परिणाम 59/144 प्राप्त होगा। इसी तरह हम 29/72 और 7/18 का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इनका माध्य होगा 19/48। इस तरह 5/12 और 7/18 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं हैं 59/144, 29/72, 19/48। अब आप 14/5 और 9/11 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं स्वयं ज्ञात कीजिए। तो आज हमने देखे 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के उदाहरण। हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। जरा सोचिए, निशांत किसी दुकान में जूस की 2 एक जैसी बोतलें और 2 एक जैसे चॉकलेट खरीदता है।
यदि एक जूस की बोतल का मूल्य 22 रुपए और चॉकलेट का मूल्य 15 रुपए होगा तो सभी वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आप इसे दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप जूस की एक बोतल का मूल्य और चॉकलेट का मूल्य जोड़कर इसका दोगुना कर सकते हैं, या आप जूस की दो बोतल का मूल्य और दो चॉकलेट का मूल्य अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपको परिणाम समान प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 22 धन 15 बराबर 2 गुणा 22 धन 2 गुणा 15 है। यहाँ योग पर गुणन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया गया है। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी योग पर गुणन का वितरण किया जा सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 2/3 का ऋण 4/5 धन 7/5 से गुणन करना है। इसे हम इस प्रकार करेंगे या हम इसे इस प्रकार करेंगे। हमें दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 7/5 बराबर 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 2/3 गुणा 7/5 है। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c है। इसे योग पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। अब आप वीडियो रोककर अपनी नोटबुक और पेन लीजिए और नोटबुक पर 3 परिमेय संख्याएं लीजिए। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या a, दूसरी b और तीसरी c है। अब आप a गुणा b ऋण c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। अब आप a गुणा b ऋण a गुणा c में abc के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या आपको दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हुआ? इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b ऋण c बराबर a गुणा b ऋण a गुणा c है। इसे हम व्यवकलन पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब आपकी योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। एक परीक्षा का नियम था कि प्रत्येक सही जवाब को धन 2 और 1/2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत जवाब को ऋण 1/4 अंक दिए जाएंगे। यदि चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए तो ज्ञात कीजिए उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए। इसका अर्थ है कि उसने 50 सही और 50 गलत जवाब दिए। एक सही जवाब के लिए 2 और 1/2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 5/2 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से 50 सही जवाबों के लिए उसे 50 गुणा 5/2 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह एक गलत जवाब के लिए ऋण 1/4 अंक। इस तरह से 50 गलत जवाबों के लिए उसे 50 गुणा ऋण 1/4 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से उसे कुल अंक प्राप्त होंगे 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा
112 और 1/2 अंक। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के योग का गुणन पर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c, इसलिए हम 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4 को 50 गुणा 5/2 धन ऋण 1/4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे सरल करने पर परिणाम आएगा 112 और 1/2 अंक। इसलिए चेतन को परीक्षा में 112 और 1/2 अंक प्राप्त होंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों विधियों से हमें समान परिणाम प्राप्त हुआ है। चलिए अगला उदाहरण देखें। वैशाली के पास 1240 रुपए है। इनमें से वैशाली 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च करती है और 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च करती है। तो ज्ञात कीजिए वैशाली के पास कितनी राशि शेष है। वैशाली के पास कुल 1240 रुपए की राशि थी, जिसमें से वैशाली ने 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च किया है। इसलिए किताबें खरीदने में किया गया खर्च बराबर 3/5 गुणा 1240। इसी तरह वैशाली ने 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च किया है। इसलिए घूमने के लिए किया गया खर्च बराबर 1/4 गुणा 1240। इसलिए शेष राशि बराबर कुल राशि ऋण किताब खरीदने में किया गया खर्च ऋण घूमने के लिए किया गया खर्च। शेष राशि बराबर 1240 ऋण 3/5 गुणा 1240 ऋण 1/4 गुणा 1240। व्यवकलन के गुणन पर वितरण गुण से शेष राशि बराबर 1240 गुणा 1 ऋण 3/5 ऋण 1/4। इसे हम इस प्रकार सरल करेंगे जिसका जवाब होगा 186 रुपए। इसलिए वैशाली के पास कुल 186 रुपए राशि शेष है। चलिए अगला उदाहरण देखें। उचित गुणों का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, इसलिए हम इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ रख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के योग पर गुणन के वितरण गुण से हम ऋण 2/5 को कोष्ठक के बाहर लेंगे तथा इस प्रकार से हल करेंगे। अब हम इस कोष्ठक को सरल करने के लिए दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे। इसे सरल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 33/35। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, योग या व्यवकलन पर गुणन का वितरण सही प्रकार से न करना। कुछ बच्चे योग या व्यवकलन पर गुणन का वितरण करते समय कुछ गलतियां करते हैं। साधारणतः यह बीजगणित में अधिक देखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को कहा जाए कि 1/7 गुणा कोष्ठक में 2x ऋण 5 का वितरण कीजिए, तो बच्चे इसे 1/7 गुणा 2x ऋण 5 इस प्रकार लिखते हैं। वे कोष्ठक के बाहर की संख्या का अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुणन नहीं करते, बल्कि सिर्फ पहली संख्या से गुणन करते हैं। ध्यान रहे, सही परिणाम प्राप्त करने के लिए कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणन कोष्ठक के अंदर लिखी सभी संख्याओं से करना आवश्यक है। गलती 2, साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और वितरण गुण में भ्रम।
कुछ बच्चों को साहचर्य गुण और वितरण गुण में भ्रम होता है क्योंकि दोनों गुण कोष्ठकों के प्रयोग से संबंधित है। यदि उन्हें पूछा जाए कि 2/3 गुणा कोष्ठक में 1/5 धन 3/11 बराबर कोष्ठक में 2/3 गुणा 1/5 धन 2/3 गुणा 3/11 दिए गए समीकरण यानी इक्वेशन में कौन से गुण का प्रयोग हुआ है, तो कोष्ठकों को देखकर वे बताते हैं कि इस समीकरण में साहचर्य गुण का प्रयोग हुआ है। यह समझना आवश्यक है कि यहाँ योग का गुणन पर वितरण किया गया है। चलिए इस गलती को एक आसान उदाहरण से दूर करें। मान लीजिए एक थैले में 5 अमरूद और 3 आम रखे गए और ऐसे 7 थैले हो तो फलों की कुल संख्या क्या होगी? हम एक थैले में कितने फल रखे हैं यह ज्ञात करके इनका गुणा 7 से कर सकते हैं, यानी 7 गुणा 5 धन 3, या हम सभी थैलों में अमरूद और आम की संख्या अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं, जैसे 7 गुणा 5 धन 7 गुणा 3। दोनों तरीकों से फलों की संख्या बराबर ही आएगी। यहाँ हमने 7 से 5 और 3 दोनों को गुणा किया है। इस तरह से यहाँ हमने योग का गुणन पर वितरण किया है। यह परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी सत्य है, इसलिए इस समीकरण में वितरण गुण का प्रयोग किया गया है। गलती 3, परिमेय संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान न देना। व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का प्रयोग करते समय कुछ बच्चे परिमेय संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान नहीं देते। यदि बच्चों से पूछा जाए कि ऋण 1/4 गुणा कोष्ठक में 1/5 ऋण 3/5 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न हल करने का यह तरीका गलत है। इसका सही हल इस प्रकार है। इसलिए वितरकता का प्रयोग करते समय चिन्हों पर ध्यान देना जरूरी है। आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता संबंधित कुछ गलतियां।